हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा लेक्चर नंबर है 2 और टॉपिक हमारा रहने वाला है आज अर्थशास्त्र का परिचय। तो इस इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र है क्या, इकोनॉमिक्स है क्या, इसके वर्ड जो भी है, अर्थशास्त्र शब्द का अर्थ क्या है, अर्थशास्त्र के कितने टाइप्स के हैं प्रकार, और कुछ इसकी मूलभूत अवधारणाओं को हम आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि अर्थशास्त्र है क्या। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स क्या है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे आप रेंट पे रहते हैं और आपके लिए आपके घर से या आपके पिताजी आपको हर महीने 10,000 रुपये मंथली एक्सपेंसिव देते हैं। कितने पैसे देते हैं? 10,000 रुपये। तो जब आप दिल्ली में रहकर पढ़ रहे हैं तो आपकी आवश्यकताएं क्या क्या होंगी? आवश्यकता क्या है आपकी? पहला होगा, आप जब रह रहे हैं रेंट पर तो आपको किराया देना होगा, रेंट देना होगा। दूसरा होगा आपको खाने का खर्च, फूड एक्सपेंसिव। और फिर आपको पढ़ रहे हैं तो बुक भी खरीदनी होंगी, बुक्स भी खरीदनी होंगी। ये हो गई आपकी आवश्यकता, नीड है ये आपकी, ये आपको करना ही करना है। और दूसरी तरफ होंगी आपकी इच्छाएं। पढ़ने के अलावा आपकी इच्छा भी होंगी, जैसे कि आपका मन मूवी देखने का कर सकता है कि आपको मूवी जाना है, आपको या ट्रिप पे भी जा सकते हो या डेट पे जाते हो। तो रेंट, फूड, बुक्स, ये हैं आपकी नीड, आवश्यकता। और इच्छा हो गई आपकी मूवी, ट्रिप या डेट पर जाना। लेकिन आपके पास रिसोर्स, संसाधन क्या है? संसाधन है सिर्फ आपके ये 10,000 रुपये जो आपको घर से आपके पिताजी के थ्रू मिलते हैं। रिसोर्सेज फिर क्या हुए आपके पास? ये सीमित हुए। 10,000 रुपये जो हैं ये सीमित हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके पास। क्या है? सीमित संसाधन। रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड हैं। और इच्छाएं क्या है आपकी? असीमित। असीमित इच्छाएं हैं, यानी कि अनलिमिटेड वांट्स। तो जो सीमित संसाधन हैं इनको कैसे वितरित करें असीमित इच्छाओं में, या असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का वितरण कैसे किया जाए, इसी का अध्ययन क्या कहलाता है?
अर्थशास्त्र कहलाता है, यानी कि सीमित सीमित संसाधनों का असीमित इच्छाओं की पूर्ति के अध्ययन को ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं, इनके वितरण के अध्ययन को। वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। तो हमारा अर्थशास्त्र क्या है? सीमित संसाधनों द्वारा असीमित इच्छाओं की पूर्ति के अध्ययन को, पूर्ति मतलब वितरण के अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब ये जो हमारे 10,000 रुपये हैं, हमारे जो सीमित संसाधन हैं और जो हमारी इच्छाएं आवश्यकताएं हैं, ये सबको टोटल मिला के इनके पूर्ति के लिए हम इनसे हमारा जो संसाधन है 10,000 रुपये है, इसको कैसे वितरित करें, कैसे बांटें, इसकी जो स्टडी है, अध्ययन है, वही क्या है? अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र शब्द का अर्थ क्या है? अर्थशास्त्र शब्द का अर्थ संस्कृत में अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, एक अर्थ, दूसरा है शास्त्र। जहाँ अर्थ का मतलब है धन और शास्त्र का मतलब है अध्ययन से। अर्थ का मतलब धन से, शास्त्र का अध्ययन से। तो ये हो गया धन का अध्ययन। संस्कृत में इसका शब्द का अर्थ हो गया धन का अध्ययन। दूसरा अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ये हो गया फर्स्ट संस्कृत में। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स। ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है, ये ग्रीक भाषा, ये ग्रीक शब्द इसको यूनानी वर्ड, यूनानी शब्द शब्द की ओइकोनोमिया से लिया गया है। ओइकोनोमिया ये ग्रीक शब्द और यूनानी शब्द एक ही है। पुराने लोग ही ग्रीक को यूनानी वर्ड यूज़ करते हैं। अब ये बना ओकियोनोमिया बना है ओकियोस प्लस नोम से। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड।
घरेलू। नॉर्म्स मतलब होगा आपका नियम या मैनेजमेंट। मतलब प्रबंधन। ओइकोनोमियाज का मतलब हो गया घरेलू प्रबंधन या हाउस होल्ड मैनेजमेंट। कह सकते हैं हम हाउस होल्ड मैनेजमेंट। एक अर्थशास्त्र पुस्तक का भी नाम है। जो किसने लिखी थी? महाजनपद। हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप महाजनपद काल। यहीं पर था एक मगध। मगध के अंदर थी तक्षशिला महाविद्यालय। तक्षशिला महाविद्यालय। महाविद्यालय में थे वे राजनैतिक विज्ञान के प्रोफेसर। राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे। कौन थे? अर्थशास्त्र जिन्होंने लिखी थी उनका नाम था चाणक्य के नाम से भी जानते हैं इनको, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। हालांकि इसका इकोनॉमी में कोई मतलब नहीं है, लेकिन बुक है इसके बारे में इसलिए बता दिया है। इसके बाद 1776 में एडम स्मिथ थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस। 1776 में एडम स्मिथ ने बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस। इस बुक में इन्होंने कहा था अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। अच्छा, एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया है, यानी एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशंस में ही एक विचार दिया था इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ। यानी कि बाजार, इनका मत कहना था कि बाजार जो है अदृश्य हाथ होता है। इन्होंने इनविजिबल हैंड की विचार दिया था। अब ये इनविजिबल हैंड है क्या, इसको समझते हैं। अदृश्य हाथ। इनविजिबल हैंड। तो बुक में इसमें स्मिथ का मानना था कि यदि लोगों को व्यापार करने या उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए तो वे सभी अपने लाभ के लिए कार्य करेंगे।
यानी कि अपने प्रॉफिट के लिए वो कोई भी बिजनेस करेंगे या उत्पादन करेंगे, लेकिन ऐसा करते हुए वे पूरे सोसाइटी के लिए भी काम करेंगे। यानी कि अपने लिए भी लाभ कर रहे हैं, लेकिन अपने लाभ को करने के लिए करते हुए वो समाज के लिए, समाज के लाभ के लिए भी काम करते हैं। कैसे, इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। माना किसी गांव में एक मिठाई की दुकान है। ये कोई गांव है, ABCD या कुछ नाम ले लो उसका, सुखपुर गांव है। इसमें क्या है, एक मिठाई की दुकान है। अब जो ये दुकान है, तो इसका क्या उद्देश्य होगा? क्वेश्चन उठता है कि दुकान का उद्देश्य क्या है। दुकान का उद्देश्य क्या है? क्या ये लोगों की सेवा करने के लिए है या लाभ कमाने के लिए? लोगों की सेवा के लिए है या लाभ के लिए? लाभ कमाना इसका उद्देश्य है। तो हम ऑब्वियसली लोगों की सेवा के लिए दुकान कोई खोलेगा नहीं कि मैं पब्लिक की सेवा करूंगा इसलिए दुकान खोल रहा हूँ। उसका जो उद्देश्य होगा वो लाभ कमाना ही होगा। उद्देश्य लाभ कमाना, ना कि लोगों की सेवा करना। तो लाभ कमाने के लिए क्या करेगा? लाभ कमाना उसका उद्देश्य है, तो दुकान वाला क्या करेगा? वह अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाएगा, स्वादिष्ट मिठाई बनाएगा। स्वादिष्ट मिठाई बनाएगा। क्यों बनाएगा मिठाई स्वादिष्ट? स्वादिष्ट मिठाइयाँ क्यों बनाएगा? क्योंकि उसको अपनी सेल बढ़ानी है। स्वादिष्ट मिठाई बनाएगा तभी तो ग्राहक आएंगे, कस्टमर आएंगे, ग्राहक भी तभी आएंगे। ग्राहक आएंगे तो उससे क्या होगा? उसकी सेल बढ़ेगी। सेल बढ़ेगी तो उससे उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सेल बढ़ने से प्रॉफिट भी तो होगा। प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अब उसका उद्देश्य तो था अपना लाभ कमाना, यानी कि प्रॉफिट कमाना, वो जो यहाँ हो रहा है। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उसका उद्देश्य था प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट वो कमा रहा है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इसका परिणाम क्या हुआ? जब उसने अच्छी मिठाई बनाई तो सोसाइटी में क्या हुआ? लोगों को अच्छी मिठाई मिली। लोगों को अच्छी मिठाई मिली। दूसरा क्या हुआ? समाज में रोज़गार पैदा हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ ना। क्योंकि वो जब मिठाई बनाएगा उसकी सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो उसको मिठाई बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए ना। दूध चाहिए उसको, बेसन चाहिए, और ड्राई फ्रूट चाहिए, मैदा चाहिए, लोग चाहिए उसे बनाने के लिए, सेल्समैन चाहिए। जिससे क्या होगा? उसी गांव में अन्य व्यापार भी खुलेंगे, जिससे कि वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, यानी कि रोज़गार भी बढ़ेगा। रोज़गार भी पैदा हुआ। दूसरा क्या हुआ? गांव में वस्तु की उपलब्धता हुई। वस्तुएं भी तो मिलने लगी ना गांव में, तो गांव में वस्तु की उपलब्धता हुई, उपलब्धता बढ़ी। अब उसने दुकान तो खोली थी अपने प्रॉफिट के लिए। किसके लिए खोली थी? प्रॉफिट के लिए, लाभ कमाने के लिए। लेकिन ऐसा करते हुए उसने क्या क्या हुआ कि समाज में भी रोज़गार पैदा हुआ,
यानी कि समाज को भी प्रॉफिट हो रहा है। या अपने स्वार्थ का पीछा करते हुए, अपने स्वार्थ का पीछा करते हुए उसने समाज को भी लाभ पहुंचाया। क्या हुआ यहाँ? समाज को भी लाभ हुआ। यही प्रक्रिया क्या है? इसी प्रक्रिया को एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ कहा है। यही क्या है? इनविजिबल हैंड। यानी कि यदि लोगों को, कह सकते हैं हम कि लोगों को स्वतंत्र रूप से उत्पादन और व्यापार करने दिया जाए तो वे अपने लाभ के लिए काम करेंगे, लेकिन ऐसा करते हुए वे पूरे समाज को भी लाभ देंगे, या समाज की संपत्ति, अपनी संपत्ति को बढ़ाते हुए समाज की संपत्ति को भी बढ़ा देंगे। तो लिख लेते हैं इसको। एडम स्मिथ का मानना था कि यदि लोगों को स्वतंत्र रूप से उत्पादन और व्यापार करने दिया जाए तो वे अपने लाभ के लिए काम करेंगे। लेकिन ऐसा करते हुए वे समाज की भी संपत्ति में बढ़ा देंगे। इस प्रक्रिया को ही अदृश्य हाथ कहा। एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ कहा। आई होप आपको ये इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ देखने वाली बात और एक है कि ये जो यहाँ अदृश्य हाथ है, ये कोई वास्तविक हाथ नहीं है, ये सिर्फ एक मेटाफर है जो सिर्फ यह बताता है कि बाजार में एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जो लोगों के व्यक्तिगत निर्णयों को भी समाज के लाभ की दिशा में ले जाती है। क्या बताता है इनविजिबल हैंड? कि बाजार में एक ऐसी शक्ति कार्य कर रही है जो लोगों के व्यक्तिगत निर्णयों को समाज के लाभ की दिशा में ले जाती है। समाज
ले जाती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के प्रकार। अब अर्थशास्त्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहला है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो को हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। सूक्ष्म या दूसरा है हमारा मैक्रो। जिसे समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र कहते हैं। अब ये हैं क्या, इनको एक स्टोरी के से समझते हैं। मान लो आप हैं और आप बैठे हैं हेलीकॉप्टर में, और हेलीकॉप्टर से आप देख रहे हैं किसी शहर को। यदि आप वहाँ केवल उस शहर में सिर्फ एक दुकान को देखते हैं या एक ग्राहक को या किसी एक कंपनी या फर्म को देखते हैं, तो वो क्या होगा, हमारा होगा सूक्ष्म माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। और यदि आप पूरी उस शहर की अर्थव्यवस्था को देखते हैं, तो वो कहलाएगा हमारा समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स। सूक्ष्म चीज़ों को देखना, छोटी छोटी चीज़ों को देख रहे हैं, छोटी अर्थव्यवस्था की छोटी इकाइयों को देख रहे हैं, तो वो हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। और यदि पूरी अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं तो उसको कहेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। या ऐसे समझ लो, कोई जंगल है, यदि आप सिर्फ उस जंगल में पेड़ की किसी पत्ती का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो तो कहलाएगा, एक जंगल है, जंगल में यदि आप उस जंगल के सिर्फ एक पेड़ या पेड़ की एक पत्ती इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। यदि जंगल में आप समग्र जंगल का, पूरे जंगल का अध्ययन कर रहे हैं, पूरे जंगल का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये होगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। तो पहली हेडिंग डालते हैं हम, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है। सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि वर्ड है माइक्रो, माइक्रो का मतलब ही अर्थ होता है छोटा। माइक्रो का अर्थ ही छोटा होता है, अर्थात अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। इसको लिखेंगे हम अर्थ
व्यवस्था की इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। हम कह सकते हैं जब हम किसी एक व्यक्ति या एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग या किसी एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन करते हैं तो वह हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र है। लिखेंगे जब हम किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म, एक उद्योग, या किसी एक वस्तु के मूल्य का हम अध्ययन करते हैं तो वह माइक्रोइकोनॉमिक्स कहलाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, यह हमारा हो गया एक कोई फर्म हो गई, जैसे टाटा कंपनी के इकोनॉमी का अध्ययन करेंगे, या रिलायंस, BPCL और जो भी हैं, किसी भी एक फर्म का अध्ययन करेंगे तो माइक्रोइकोनॉमिक्स होगा। डिमांड सप्लाई हो गए आपके, मांग पूर्ति, और ये आपके लागत हो गई, लागत प्रॉफिट, ये सभी किसी में आएंगे, ये आते हैं माइक्रोइकोनॉमिक्स के अंडर। सेकंड है हमारा समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र। मैक्रोइकोनॉमिक्स अच्छा, मैक्रोइकोनॉमिक्स जैसे मैक्रो शब्द ही का अर्थ होता है बड़ा, मैक्रो शब्द का अर्थ होता है बड़ा, अर्थात इसमें क्या होगा, हम पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो वह हमारा समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन। जैसे
जब मान लो जब हम पूरे देश की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं तो वह व्यापक अर्थशास्त्र होगा। जब हम पूरे देश की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन तो वह समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। अब समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर क्या आता है, जैसे पूरे देश की हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इसकी स्टडी करेंगे तो इसमें हमारा आ जाएगा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। किस में आता है ये? मैक्रो में। जीडीपी हो गई, ये भी मैक्रो में। तो ये पूरे देश की जीडीपी निकालते हैं या राष्ट्रीय आय करते हैं, पूरे देश की करते हैं, किसी एक फर्म और या किसी व्यक्ति की थोड़ी करते हैं। रोज़गार हो गया, बेरोज़गारी हो गई आपकी, रोज़गार, बेरोज़गारी या गरीबी, आपकी महंगाई, मुद्रास्फीति, विकास, आर्थिक विकास, ये सारी चीज़ पूरे देश की आर्थिक गतिविधियाँ हैं। इनका अध्ययन क्या कहलाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ इसमें एक चीज़ और रह गई, चलो नीचे लिखते हैं। ये है, अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके फादर कौन है, यानी कि इसके माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक किसे कहा जाता है? नोट कर लेना ऊपर, ये है अल्फ्रेड मार्शल को। क्या? अल्फ्रेड मार्शल को सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इनकी एक फेमस बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, किताब का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये कुछ फैक्ट हैं, इन्हें याद करना ज़रूरी है। अच्छा, ये हो गए हमारे सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जनक अल्फ्रेड मार्शल, और ये व्यष्टि या समष्टि अर्थशास्त्र के जनक ये हैं जॉन मनार्ड कीन्स, जिन्हें बोलते हैं हम जेएम कीन्स। जेएम कीन्स, जेएम कीन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अब यहाँ हमारा एक टर्म आया है आर्थिक गतिविधियाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं।
तो आज की क्लास में सिर्फ हम यही देखते हैं, बाकी के जो नेक्स्ट टॉपिक हैं आगे कवर करेंगे। तो आज हमने क्या क्या देखा, कौन कौन से टॉपिक कवर किए हमने आज? अरसास को जाना है कि अरसास क्या है, फिर इस अरसास शब्द का अर्थ, दूसरा हमने इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ को समझा है, और अर्थशास्त्र के प्रकार। माइक्रो और मैक्रो, ये टॉपिक हमने कवर किए हैं। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, गुड्स और इसके आगे के टॉपिक कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।